ओके, तो ये आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार, और ये कब का पेपर है आपका 22 दिसंबर, ठीक है, 2021 का जो आया था वो क्वेश्चन है, ये जीएस के क्वेश्चन है, जीएस। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें क्या है कि ये अलग अलग सेंचुरीज़ की बात है, ये यूपी की सेंचुरीज है, ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, कन्नौज, बलरामपुर, मिर्ज़ापुर, इस तरीके से। तो कौन सा सही से मैच नहीं हुई है वो हमको बताना था। तो जो पहला है कि महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ललितपुर में ही है, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा लाख भैंसोई जो है, लाख बहोसी भी आपका ये कन्नौज में है, ठीक है। फिर तीसरा किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका लखीमपुर खीरी में है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये करेक्टली मैच नहीं है। और फिर आपका कैमूर, आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कैमूर सेंचुरी, तो ये किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में है, ये आपका जो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के और आपके सेंचुरीज कौन कौन से हैं, जैसे चंद्रप्रभा आपका कहाँ पे है, चंदौली जिले में, ठीक है, चंद्रप्रभा चा से चंदौली। कतरानिया आपका ये क्या क्या है, बहराइच में है कतरनिया। और आपका किशनपुर तो ये हमने देख ही लिया, लखीमपुर खीरी में है। मतलब ये किस जीएस में पूछा था, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो ये सारे एग्जाम्स में था। तो अब क्या है कि ईसी, सीएस ये जो बचे हैं, तो उसमें इससे मिलता जुलता आपका आ सकता है क्वेश्चन इसी के ऊपर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हो सकता है किसी और फॉर्म में क्वेश्चन पूछ दे। फिर आपका रानीपुर वन जो बिहार है वो आपका चित्रकूट में है, तो ये याद रखना, ठीक है। चंदौली आपका चंद्रप्रभा चंदौली, कतरानिया बहराइच, रानीपुर आपका चित्रकूट, किशनपुर लखीमपुर खीरी, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो तो पीलीभीत में होगा ही, ओके। और मेरे हिसाब से इनका ईयर पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ईयर तो फिर काफ़ी और डिटेल बात हो गई। और आपका महावीर स्वामी जो आपने अभी देखा वो ललितपुर में है, ठीक है। कैमूर भी हमने देखा वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। फिर आपका चंबल जो है आपका वो आगरा और इटावा में है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपका हस्तिनापुर जो है वो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा ये जिले उससे उसकी बाउंड्री पे है, ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया, हस्तिनापुर तो मेरठ से याद रहेगा ही, चंबल आपका आगरा इटावा का एरिया, महावीर स्वामी ललितपुर, कैमूर आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ऊपर हमने देख ही लिए थे। तो ये पहला क्वेश्चन, और उसके संग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरी हुई। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। तो प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने के लिए कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है बात, तो आर्टिकल 72 के अंदर ऐसा है, द कॉन्स्टिट्यूशन अंदर आर्टिकल 72 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस को भी रिमिट करना, ठीक है, सस्पेंड करना, ये सारा करने की पावर, ठीक है, डेथ सेंटेंस तक को हटाने की पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में दी गई है। और अब पैरेलल पावर, ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल पावर इज गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर द आर्टिकल 161, और गवर्नर के लिए, गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए सेम पावर आपको आर्टिकल 161 में दी गई है। उसके बाद आता है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2024 से 22 से 24 के लिए। किसकी बात करिए, बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में कौन सी कंट्री को जोड़ा गया है, ठीक है। पीरियड इन इट्स इलेक्शन हेल्ड इन, उसका इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2021 में। तो 2022 से 24 के टर्म के लिए कौन सी कंट्री को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे हमारा हॉन्डुरस है शायद, ये देख लेते हैं पूरा, ठीक है, इसका आंसर हॉन्डुरस, ओके। तो इस कंट्री को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है, पहले ये उसी आर्टिकल 72 का देख लेते हैं, ये आर्टिकल जो 72 है, फिर इस वाले क्वेश्चन का देखेंगे डिटेल का मतलब है ये है कि इन क्वेश्चन से अगर मिलता जुलता क्वेश्चन वो सोचे कि नहीं इसी में इसको पूछ ले जो रिमेनिंग एग्जाम है, तो फिर वो पूछ सकता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आया था 22 दिसंबर को, अब 22 मार्च को एग्जाम है आपका, एग्जाम कब है 22 मार्च को, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सेम तो नहीं बट रिलेटेड। तो पहले आर्टिकल 72 को देख लेते हैं कि इसमें पार्डन का मतलब क्या है, कम्प्लीटली एब्जॉल्व्स द ऑफेंडर, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब क्या है, लाइटर फॉर्म में कर देना। रिमिशन का मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ जो भी आपका लाइफ सेंटेंस है जो भी है, रेस्पाइट आपका कि लेसर कर देना। और रिप्रीव आपका क्या है कि टेम्प्रेरी सस्पेंशन कर देना दैट सेंटेंस का, बट टेम्प्रेरी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। तो इससे तो खैर मतलब नहीं, हमारा दिमाग में छप जाना चाहिए कि आर्टिकल 72 है, और गवर्नर के लिए पैरेलल पावर अगर बात करें तो आर्टिकल 161 में है, जैसा कि पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में था। अब ये है कि जनरल असेंबली इलेक्टेड ऑफ फॉलोइंग 18 मेंबर, जो कि 2022 से 2024 के लिए इलेक्टेड करी गई है वोटिंग से, जो कि वोटिंग अक्टूबर 2021 में हुई थी। तो उसमें अफ्रीकन स्टेट्स जिसमें 5 वैकेंट सीट है, उसमें बेनिन है, कैमरून है, और इरिट्रिया है, गैम्बिया है और सोमालिया है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं।
इसके बाद आपका एशिया पैसिफिक में आपका इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतार और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करें तो आपका ये लिथुनिया है और मॉन्टेनीग्रो है, इसमें 2 वैकेंट सीट्स थी। और आपका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट की बात करें, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, तो आपका अर्जेंटीना, हॉन्डुरस, ये आपको पूछा था, और पराग्वा, तो पराग बोले या तो ये पराग्वा, तो ये आपको हॉन्डुरस आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है, तो हॉन्डुरस को इलेक्ट किया गया था। फ्रांस यहाँ पे नहीं है, जापान नहीं है, कनाडा नहीं है, और इंडिया को भी इलेक्ट किया गया था। ओके, और ये कंट्रीज़ किसकी हो गई, इसकी हो गई। और आपकी कौन सी कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करें तो ये तो ईस्टर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप मतलब आपका रसिया के साइड में जो है, एशिया से जुड़ा हुआ जो हो गया। फिर वेस्टर्न यूरोप की बात करें जो मतलब यूके और जो वो है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसमें आ जाता है। इसमें वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स है, तो इसमें यूएस है, लग्जमबर्ग है और फिनलैंड है। तो अगर मैं कहूँ कि इसी का पैरेलल क्वेश्चन वो पूछना चाहता है तो फिर से वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से इनमें से एक किसी को घुसा देगा। जैसे मान लो वो मॉन्टेनीग्रो उसने डाल दिया, मॉन्टेनीग्रो डाल दिया और 3 ऐसी कंट्री डाल दी जो कि नहीं है मेंबर, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, बेनिन, कैमरून, इट्रिया, गैम्बिया, सोमालिया अफ्रीका ने की है, फिर इंडिया, कजाकिस्तान, ये एशिया साइड में हो गया, मलेशिया, कतार और आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर ईस्टर्न यूरोप में आपका लिथुनिया और मॉन्टेनीग्रो, फिर आपका अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट में अर्जेंटीना, हॉन्डुरस और पराग। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था हॉन्डुरस। और आपका वेस्टर्न यूरोप में आपका फिनलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, और आपका यूएस तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन एक अलग आया था हिस्ट्री से कि इन द रीन ऑफ चोला किंग, किस चोला किंग के रीन में फर्स्ट ट्रेड डेलीगेशन वॉज सेंड टू चाइना, तो पहला ट्रेड डेलीगेशन चाइना में भेजा गया था। तो इसका आंसर है आपका राजा राज के समय पे, ठीक है, राजा राज जो चोला किंग थे उनके समय पे पहला डेलीगेशन चाइना को भेजा गया था। डेलीगेशन सेंड टू चाइना बाय द ग्रेट चोला एम्परर राजा राज ओवर ट्रेड रिलेशन 1000 years ago। A Shiva temple in China and use of a Shiva temple in China and use of Chinese umbrellas, ठीक है, सेंचुरीज अगो शेड लाइट ऑन एंशियंट लिंक। तो एक शिवा टेम्पल चाइना में है और चाइनीज अम्ब्रेला का यहाँ पे यूज़ होना, तो ये एंशियंट लिंक जो इंडिया चाइना के बीच में थे उसको दर्शाता है। तो बिटवीन स्टेट कौन सा, तमिलनाडु एंड द ड्रैगन लैंड, ड्रैगन लैंड चाइना को कहते हैं, तो ड्रैगन लैंड और तमिलनाडु के बीच में ये लिंक से ये चीज़ दर्शाती है, क्या चीज़, एक शिवा टेम्पल और चाइनीज अम्ब्रेला का यूज़। तो राजा राज जो थे चोला किंग, उन्होंने पहला डेलीगेशन चाइना को भेजा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से ही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, विद द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, काकोरी कहाँ है, यूपी में ही, लखनऊ के आसपास साइड में है। ओके, तो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में कौन लोग नहीं थे, तो आपका राजेंद्र लहरी थे, अशफाक उल्ला खान थे और रोशन सिंह थे, ठीक है, ये सारे लोग थे। खुदीराम बोस नहीं थे, खुदीराम बोस इसमें आंसर हो जाएगा। द रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कहते थे खुद को, HRA, अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल एंड सपोर्टेड बाई अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, शचेंद्रा बख्शी, केशव चक्रवर्ती और महामत नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, जिनको मुरारी लाल खन्ना बोलते थे, मुकुंदी लाल एंड बनवारी लाल, इन लोगों ने मिलकर ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हैपन तब हुआ था, किया था। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी एंड अशफाक उल्ला खान, इन लोगों को मेन जो मतलब टारगेट हुए थे कि ये लोग मेन इन्वॉल्व हैं, वह चार्ज विद वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग रॉबरी एंड मर्डर। उसके बाद इसमें नाम हो गया खुदीराम बोस जो नहीं एसोसिएटेड थे। यहाँ पे और डिटेल में है काकोरी ट्रेन केस, इसको अब क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। ओके, कि एक्शन लिया गया था पॉजिटिव सेंस में अगर बात करें कि हाँ, मतलब हमारे जो इंडियन लोग थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने एक्शन लिया था। इट इज़ रीनेम्ड बिकॉज द वर्ड कांड, या फिर इंग्लिश में बोले तो केस, रिफर्स टू सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ द इंसिडेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इसलिए इसको काकोरी कांड से हटा के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ओके, काकोरी ट्रेन एक्शन वॉज अ ट्रेन रॉबरी committed by the revolutionaries of Indian independence movement against the British Raj on 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन अ विलेज कॉल्ड काकोरी नियर लखनऊ के पास में एक विलेज है काकोरी, वहाँ पे हुआ था अगस्त 9, 1925 को। दिस रॉबरी वॉज कैरिड आउट बाई 10 रिवॉल्यूशनरीज इंक्लूडिंग, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब हमने नाम पहले ही पढ़ लिए ऊपर। उसका सिग्निफिकेंटली फ्रीडम फाइटर्स राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड रोशन सिंह, इनको फांसी दे दी गई थी, वर हैंग ऑन दिसंबर 1927, 2 साल बाद ही, फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इसकी। फिर ये हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया कि वो अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर
टू विन सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली बार किसी वुमेन रेसलर ने सिल्वर मेडल जीता है, तो उसका नाम हमें बताना था, तो वो नाम हो गया आपका अंशु मलिक। ओके, ऑप्शन सी यहाँ ठीक है। तो रेसलर, तो यहाँ रेसलर अंशु मलिक बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर, ठीक है, मेडल एट द 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स। इंडियन नेशनल अंशु मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइनलिस्ट एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ऑल्सो फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्लेयर भी हैं टू क्लेम अ सिल्वर मेडल। ये इनसाइड स्टोरी हो गई इस क्वेश्चन की। उसके बाद फिर CAA जो बहुत न्यूज़ में चलता है बिल, उसके बारे में सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो ये है, कैप भी उसको बोल सकते हैं। तो ये बिल 2019 वाज पास बाय द पार्लियामेंट ऑन विच डेट, तो इस बिल की डेट पूछ ली थी कि किस डेट में हुआ था। तो इसी तरीके से जैसे किसान का बिल जो कानून है, तो उनके बारे में भी डेट पूछी जा सकती है इसी के पैरेलल। तो ये हमारा 10 दिसंबर को पास किया था, ठीक है, ये CAA बिल जो 2019 को 10 दिसंबर को पास किया था। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द 17th लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ऑन 9 दिसंबर 2019 एंड वर पास ऑन 10 दिसंबर 2019। इसको पास किया था 10 दिसंबर 2019 को। द सिटीजनशिप अमेंडेड बिल सीक्स टू प्रोवाइड इंडियन नेशनलिटी, ठीक है, इसमें है क्या कि 6 लोगों को, 6 कम्युनिटीज़ को इंडियन नेशनलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर ये कंट्रोवर्सी में इसलिए आया कि यहाँ पे आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड करो तो सबको कर सकते हो और नहीं तो नहीं। तो हिंदूज़ को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, पारसीज़ को, जैन्स को और बुद्धिस्ट को, ठीक है, इसमें मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया। फ्लीइंग ठीक है, जो भी हमारे पाकिस्तान छोड़ के या आ रहे हैं, बांग्लादेश या अफगानिस्तान छोड़ के अगर आना चाहते हैं इंडिया में, तो उनको इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा, बट वो इन्हीं 6 कम्युनिटीज़ से होने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे है, 10 दिसंबर 2019 को डेट पूछ ली थी। तो यहीं पे अगर बात करें फार्म लॉज की, ठीक है, फार्म लॉज, तो फार्म लॉज जैसे मैंने पूछा जा सकता है, तो ये आपका 17 सितंबर और 2020 को इनको पास किया गया था। ओके, 17 सितंबर 2020 को, और इसी के साथ फिर वापस 29 आपका नवंबर और 2021 को इनको वापस ले लिया गया। तो ये जो डेट है 17 सितंबर को मैं दोबारा लिख दूँ, 17 सितंबर और आपका 29 नवंबर। ओके, ये 20 और ये आपका 21, तो इसको पास किया गया, इसको आपको वापस ले लिया इन फार्म लॉज को। तो ये इसलिए देख ले रहे हैं डेट कि अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो इसी के रिलेटेड जो हाईलाइट में इस समय चल रहा है, तो ये आपका ये भी पूछा जा सकता है, मे भी चांसेस है। और उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग की बात कर रहा है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इसमें अलग अलग वेदास दिए हैं, इसमें ये ब्राह्मण्स की बात कर रहा है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात करें तो ये आपका ऐतरेय और कौशितकी इससे रिलेटेड हो गए। सामवेद से रिलेटेड हो गया आपका ये पंचविंशा और साधविंशा, ठीक है। फिर सामा विधाना और अर्श्या, ठीक है, देवता, ये अलग अलग नाम है। अब यहाँ पे जो पूछा था ऑप्शन ये आपका ठीक है कि ऋग्वेद की अगर बात कर रहा है तो ये कौशितकी हो गया। उसके बाद आपका बी का 3, मतलब आपका ये यजुर्वेद की बात कर रहा है तो ये आपका सतपथ ब्राह्मण हो गया। यजुर्वेद में आपका ये क्या सतपथ और ये तैत्रीता। उसके बाद आपकी बात कर रहा है सामवेद की, सामवेद में ये सारे हो गए। तो सामवेद में आपका कौन सा हो गया, सी का 4, ठीक है। पंच विष ब्राह्मण, ठीक है, इसमें ये आ रहा है पंच विषम विंश जो भी है, तो ये इसमें हो गया। और ये चंद्योग्य हो गया। फिर अथर्ववेद में ये है एक गोपथ। अथर्ववेद में अगर बात करें अथर्ववेद में तो ये गोपथ, ठीक है। इसका तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और फिर डी का आपका गोपथ ए। तो देखो अगर आपको ये याद है डी का गोपथ, तो आपको तो ये तो एलिमिनेट हो ही गया। अब इन दोनों में से आपको देखना है, ये तो ठीक है। अब बाकी में सारे ऑप्शन आपके डिफरेंट हैं। देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो आप एक ऐसा देखो जो आपको आता है। आपको मान लो कि ये आता है तो आपको डी का आपने 1 देख लिया, तो ये दोनों गलत हो गए। अब इसमें से पॉसिबिलिटी है, अब ये जो 3 ऑप्शन बचे इसमें कोई भी सिमिलर नहीं है। जैसे ए बी सी, आप किसी का एक का अगर आपको मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ए का 2 ही है, जैसे ऋग्वेद का ये कौशितकी ही है, तो फिर तो आपका ये 2 3 4 1 वाला ठीक हो गया और फिर ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन में यही फायदा रहता है कि अगर 4 में से आपको 2 भी एक कंफर्म याद है कि अच्छा इसका ये था इसका ये था, तो आप उसमें सही कर सकते हैं। ओके, तो ये लिस्ट हो गई, इसको पॉज करके एक बार देख लेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, द ब्राह्मण्स आर वैदिक श्रुति वर्क्स अटैच टू द संहिताज हिम्स एंड मंत्राज ऑफ द ऋग सम और यजुर एंड अथर्ववेदास।
मतलब ये बोल रहा है कि इनका यहाँ पे यूज़ क्या है, तो ब्राह्मण सार वैदिक श्रुति है जिनका काम अटैच्ड है किससे, संहिता से, मतलब हिम्स और मंत्रास से रिलेटेड है। ओके, इसका ऑप्शन ये था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स यूनियन स्टेट रिलेशन की अगर बात कर रहा है कि यूनियन स्टेट रिलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो पार्ट 11 के अंदर है। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन पार्ट 11 में, आर्टिकल 245 से 255। ठीक है, इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन की अगर बात करें तो आपका कौन सा नंबर है, 245 से 255 इन द आर्टिकल 11। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस लॉ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में कि पार्लियामेंट जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉज बना सकता है और किसी भी जगह के लिए, किसी भी टेरिटरी के लिए, किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है आपका यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में, आर्टिकल 11 के अंदर, सॉरी पार्ट 11 के अंदर। फिर ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक स्लोगन दिया गया था, तो ये आपका कब अनाउंसड हुआ था, तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये आपका 2015 में अनाउंस हुआ था। तो इसी से रिलेटेड जैसे कि स्वच्छ भारत हो गया और जो भी हमारे जो अलग अलग नाम दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मिशंस, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका 2015 का था। द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वाज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2015 ऑन द ओकेजन ऑफ 148 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर अनाउंस किया गया था 31 अक्टूबर को 2015 को। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके अंदर हमारा क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्ट 1 के अंदर आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर में जब पहले तो हम केवल यूनियन और टेरिटरी पे आगे बढ़े, फिर हमारा सिटीजनशिप आ गई जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो हमारे वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में चले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट की अगर बात करें जितने भी। ओके, उसके बाद पार्ट 4 में आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहला यूनियन है मतलब ओवरऑल जो सेंट्रल है, फिर आपका सिटीजनशिप की बात है, फिर आपका फंडामेंटल राइट्स की बात है, मतलब पहले पूरी कंट्री की बात है, फिर वहाँ के लोगों की बात है, फिर उनके राइट्स की बात है, फिर स्टेट की बात आई, वो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक खींच के गया है। उसके बाद फिर से आपका पार्ट 4 के अंदर 4A पार्ट है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात को बाद में ऐड किया गया है 1976 में बाई 42nd। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो भी है 1976 में। तो ये केवल आर्टिकल 51 का A पार्ट है, ये अलग तरीके से है, बिल्कुल ये अलग सेपरेट है, जहाँ पे यहाँ पे डाला गया कि लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ। ओके, फिर पार्ट 5 की बात करते हैं, यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात है और ये आर्टिकल 52 से 151 के अंदर पूरा ये डिटेल में गया है। उसके बाद पार्ट 6 की बात करते हैं, इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात है। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया, ये स्टेट हो गया, ये दोनों मिलते जुलते हो गए। फिर पार्ट 8 में आपका यूनियन टेरिटरीज़ की बात आई, तो ये आपका सेंट्रल और ये आपका स्टेट और फिर यूनियन टेरिटरीज़ जो भी हैं इंडिया के अंदर। ओके, 28 हमारे करंट में स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 5th 6th और आपका 7th इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया, पहले 1 2 3 4 याद करेंगे, पहले यहाँ लोगों के, पहला पूरा यूनियन के बारे में, उसकी टेरिटरी, फिर लोगों के बारे में सिटीजनशिप, फिर उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, फिर वापस लौट के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पार्ट 4A। फिर आपके 5th 6th 7th 5th 6th और ये 8th है, इसमें 7th गायब कर दिया बीच से। ओके, ये 237 तक गया, फिर 239 238 और 238 के अंदर आपका पार्ट 7 होगा, उसको यहाँ से गायब कर दिया है। चलो ठीक है, तो 5th 6th और 8th में आपका ये यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर आपका यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। तो यहाँ तक आपका ये नॉर्मल सारा काम हो गया। अब यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके क्या है, जैसे पार्ट 9 में आपका पंचायत के बारे में बात करी गई है और इसको 1992 में ऐड किया गया है। उसके बाद 1992 में ही आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करी गई है। ओके, या ये पार्ट 9 का ही A पार्ट है जिसको अलग से जोड़ा है, जो कि 243P से 243ZG के अंदर आ गया। उसके बाद फिर आपका पार्ट 15 है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं। पार्ट 15 में आपका इलेक्शंस की बात है। पार्ट ये आपका 17th हो गया, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो गई। पार्ट ये आपका 17 के बाद 18 हो गया, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस की बात हो गई। और पार्ट जो 20 है, इसमें अगर कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने हैं तो आपका पार्ट 20 में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए।
ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट हो गए, इलेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 15, 17, 18 और फिर 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आपका 9 और 9A के अंदर है। अब ऊपर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, काफ़ी ऊपर था क्वेश्चन ये वाला आपका शुरू में ही, जब ये पूछा था इसमें तो ये आर्टिकल पूछा था कि आर्टिकल 72 के अंदर और 161 के अंदर। पार्ट 11 वाला भी था एक क्वेश्चन, आई थिंक ये है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन यूनियन स्टेट रिलेशन, आपका पार्ट 11 में आते हैं, ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन। तो ये आपके अलग अलग और भी दे दिए, जैसे यहाँ पे पार्ट 11 की बात नहीं करी है तो ये अलग से लिख दिया, ठीक है। जैसे ये यूनियन है और ये स्टेट रिलेशन की अगर बात करें तो वो पार्ट आपका 11 में आ जाता है, वो तो क्वेश्चन में पूछ लिया। तो इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, तो ये पॉज करके इनको भी देख लेंगे एक बार। अब आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन है 11 कि टू वूम द क्रेडिट इज गिवन टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट, ठीक है, लेबर मूवमेंट इंडिया में किसने ऑर्गेनाइज किए थे, उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो ये आपका नारायण मेघजी लोखंडे को जाता है, ठीक है। लेबर मूवमेंट इन्होंने इंडिया में ऑर्गेनाइज किए थे कब, 1890 में। द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ इंडियन वर्कर्स इज जनरली गिवन टू बॉम्बे मिल हैंड्स, ठीक है, कहाँ पे, बॉम्बे मिल हैंड्स में, हैंड्स एसोसिएशन फाउंडेड बाई NM लोखंडे 1890 में। दिस वाज इन द पीरियड जस्ट आफ्टर द पासिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये कब हुआ था, पहला फैक्ट्रीज एक्ट आपका 1881 में पास हुआ। उसी के बाद की बात है कि आपका 9 साल बाद, ठीक है, 9 ईयर बाद आपका 1890 में पहला आपका ये एसोसिएशन बना, ठीक है, जो इसको लेबर मूवमेंट बोला गया इंडिया के अंदर। तो पहला जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आपका पास हुआ था, पहला फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इसको बोला गया था, ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में, उसके 9 साल बाद। उसके बाद 12 में क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट NDC आपकी बनी थी, तो ये 1952 में बनी थी। ये इंडिपेंडेंस के बाद का एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं, इज द अपेक्स बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉडी, मेन बॉडी है फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलिब्रेशंस और डेवलपमेंट ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो पहली बार इसको 1952 में बनाया गया था, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से। इट वॉज सेट अप ऑन 6 अगस्त, ये डेट भी दे दी, ठीक है, 6 अगस्त 1952 टू स्टैंडर्ड नेशन इन सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो उस समय 5 ईयर प्लान्स के फॉर्म में चलता था कि अगले 5 सालों में हम देश के लिए क्या होने जा रहा है, क्या करेंगे। बाय प्लानिंग कमीशन टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसके बाद आता है ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, ये यूपी के से, ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करिए तो चंद्रप्रभा हमने देखा था, ये कहा था चंदौली डिस्ट्रिक्ट में था, देखो ये डायरेक्ट पूछा है। तो अगर इसी तरीके से एक उसने और पूछ लिया इसी तरीके से, जैसे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, आपका ललितपुर का पढ़ा, ये सब पढ़ा है, तो फिर मतलब वहाँ पे बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, एक पूरा आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो चंद्रप्रभा, चा से चंद्रप्रभा और चा से आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट। फिर ये आ गया आपका क्वेश्चन नोबेल पीस प्राइज के बारे में। नोबेल पीस प्राइज के बारे में कि विच रेफरेंस टू नोबेल पीस प्राइज इन अक्टूबर 2021 में जो हुए थे, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो मारिया रेसा, इसमें ओनली वन सही है कि मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुराटोव, ये 2 लोग हैं, जॉइंटली वन दिस प्राइज, तो इनको जॉइंटली आपको नोबेल पीस प्राइज मिला है इन लोगों को। तो ये आपका ठीक है, ये फिलीपीन जर्नलिस्ट हैं, ये रशियन जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद सेकंड क्या है कि बोथ द विनर्स ऑफ दिस ईयर्स अवार्ड्स आर जर्नलिस्ट, और दोनों ही हमारे इसके ईयर के अवार्ड के जर्नलिस्ट हैं। तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा ना फिर, हाँ आपका ये भी ठीक है क्योंकि दोनों जर्नलिस्ट हैं, और ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा कि बोथ 1 और 2, तो ये दोनों लोग को ही मिला है नोबेल पीस प्राइज, वो भी कंबाइंड मिला है, जॉइंट, और ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट काफ़ी काम की है क्योंकि अब ये नोबेल पीस प्राइज की बात हुई तो इससे रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मेन बात है कि नोबेल लॉरेट्स जो है रिसीव अ गोल्ड मेडल टुगेदर विद अ डिप्लोमा एंड एज ऑफ 279 मिलियन SE की रफली इतना डॉलर उनको मिलता है, जो नोबेल लॉरेट होते हैं उनको एक तो गोल्ड मेडल टुगेदर मिलता है, और करीब 9 मिलियन SE की जो एक करेंसी रफली करीब $1.0 मिलियन, 1 मिलियन US, 1 मिलियन आपको US डॉलर मिलता है, USD कितना, 1 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, ओके, रफली 0.87 मिलियन आपका यूरोज़, इतना आपको मिलता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल बात करती है। ये कब अमेंडमेंट कब हुआ था, 2017 में,
अब ये विनर्स की बात है। केमिस्ट्री में आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड एमसी मैकमिलन, ये केमिस्ट्री में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के उसके लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए बेंजामिन लिस्ट और अभी आपका डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। फिर फिजिक्स में आ जाते हैं। फिजिक्स में देखें तो आपका इन 3 लोगों को मिला है, तो जियोर्जियो पारसियो को, क्लॉस हेसलमैन को और आपका ये स्यूकुरो मनाबे को मिला है फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये नाम याद अगर रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये फिजिक्स के 3 लोग हो गए, ठीक है, आपका स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पारसी। और केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। उसके बाद मेडिसिन के लिए आपका किस किस को मिला है, डेविड जूलियस को और आर्डेम, और ये आपका पेटापुटीन करके, तो ये मेडिसिन के लिए मिला फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। टेम्परेचर टच के रिसेप्टर के लिए इनकी डिस्कवरी के लिए इनको मिला है। मेडिसिन में डेविड जूलियस और ये। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपका डेविड कार्ड 3 लोग को मिला है, जोशुआ डी एनग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इमेंस। ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और आपका इकोनॉमिक्स, इसमें 3 लोग को डेविड कार्ड इसमें मेन है। ओके, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इमेंस। फिर आपका लिटरेचर और पीस, देखो पीस में तो ऊपर क्वेश्चन ही पूछ लिया है, तो मारिया रेसा और डिमिट्री ये करके, ठीक है, रशियन है, इनको मिला है। लिटरेचर पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, लिटरेचर में केवल एक है आपका अब्दुल्ला रजाक गुरना, इनको लिटरेचर में मिला है फॉर इज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपेंसेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। इन्होंने कुछ लिखा है आर्टिकल उसके ऊपर, तो इनको मिला है लिटरेचर में, अब्दुल्ला रजाक गुरना, इनको लिटरेचर में। पीस में उसने पूछ ही लिया, मारिया और डिमिट्री करके है। फिर आपके इधर कितने 4 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और आपका इकोनॉमिक्स। तो ये आपका केमिस्ट्री और मेडिसिन में 2 लोग को मिला है, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, और मेडिसिन में आपका डेविड जूलियस और यहाँ पे आर्डेम, ठीक है, इसमें भी डेविड है और इसमें ये भी डेविड है, ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ ये हो गए, और बाकी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 3 लोग को मिला है, इसमें भी एक डेविड कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, तो प्रिविलेज की कमेटी में कितने लोग होते हैं, तो हमारा ऑप्शन है 15B, ठीक है, बी ऑप्शन है 15 लोग होते हैं प्रिविलेज की कमेटी में। द कमेटी ऑफ प्रिविलेज कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, इट्स फंक्शन इज टू एग्जामिन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और द मेंबर्स ऑफ एनी कमिटी, देयरफॉर रिफर टू इट, ठीक है। तो अगर इनका ये क्वेश्चन है कि कोई भी अगर प्रिविलेज हमारा ब्रीच हो रहा है, किसी भी प्रिविलेज में हमारा ब्रीच हो रहा है, वो खंडित हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसको बना के रखें, उसको चेक करें, ठीक है, क्वेश्चन करें, एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, एवरी क्वेश्चन को एग्जामिन करें, ये है, ठीक है। कमिटी ऑफ प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेज दिए गए हैं ऑल ओवर द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनकी रक्षा करना कुल मिला के कह सकते हैं इन लोग का काम है। तो 15 मेंबर होते हैं। उसका 16 क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो कौन सा हमारा अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में नहीं है। तो देखो ग्रेट अंडमान की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ अंडमान आ जाता है, मिडिल अंडमान आ जाता है और साउथ अंडमान आ जाता है आपका। इसका नाम है नॉर्थ का नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, मतलब अब नहीं है, बैरन, और दूसरा बैरन आइलैंड जो मिडिल वाला है, ये आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तो ये ग्रेट अंडमान में 3 आ गए, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, जिसमें कि एक नारकोंडम आइलैंड है, एक बैरन आइलैंड है। तो नारकोंडम तो आपका नहीं होगा, और आपका साउथ में के अंदर फिर यहाँ पे ये डंकन पास आ जाता है, ये पास है, इसके नीचे लिटिल अंडमान है, और उससे 10 डिग्री चैनल से आपका क्या जुड़ा हुआ है, इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, इससे जुड़ा हुआ है निकोबार, और यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ये डिटेल में भी अभी आइलैंड के बारे में है, तो ये अलग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका होगा बॉम्बपोका भी है और रडलैंड आइलैंड भी है अंडमान निकोबार के अंदर। ये आपका अमिन डीवी आइलैंड ये आपका नहीं है, ओके, अमिन डीवी आइलैंड आपका अंडमान निकोबार का ग्रुप नहीं है, मतलब इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर ऑफ 2 काइंड्स, ठीक है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर, इनको एवरी ईयर हम करते हैं और पीरियडिकली करते हैं, या तो मतलब 2 या 3 सालों में, कुछ इस तरीके से। एंड देयर वर्क गोज ऑन मोर और लेस ऑन अ कंटिन्यू बेसिस, लेकिन इनका कंटिन्यूस बेसिस पे काम चलता रहता है। फिर एडहॉक कम्युनिटीज, एडहॉक कम्युनिटीज आर अपॉइंटेड ऑन एडहॉक बेसिस एंड नीड अराइजेज एज नीड अराइजेज, मतलब जब जरूरत पड़ती है तब। एंड दे सीजेज टू एग्जिस्ट एज सुन एज दे कंप्लीट द टास्क असाइन टू देम, और उसके बाद मतलब वो हमारा खत्म हो जाती है जैसे उनका काम पूरा हो जाता है। तो 2 तरीके की, वो स्टैंडिंग जो चलती रहती है, एडहॉक जो हमारा काम के हिसाब से हमारा होती हैं।
उसके बाद क्या बोला, एडॉक कम्युनिटीज़ की बात करी गई है कि मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंक्वायरी कम्युनिटीज़ और जॉइंट कम्युनिटीज़, दो तरीके से, ठीक है, इंक्वायरी कम्युनिटीज़ एंड सिलेक्ट और जॉइंट कम्युनिटीज़ ऑन बिल, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात अगर करें तो पहला है पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो ये क्या करती है, इसका क्या काम है कि बिल जो होता है, ये बोले कि जो हमारा फंक्शन ऑफ दिस कमिटी, ठीक है, इज टू एग्जामिन द एनुअल फाइनेंस अकाउंट एंड टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। सीएजी नाम सुना होगा काफ़ी सारे लोगों ने, तो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करना, ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू रिपोर्ट्स। तो रेवेन्यू पे जो खर्चा हुआ उसमें कहीं भी गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो ये आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। इसके 22 मेंबर टोटल होते हैं, 15 मेंबर इसके लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ओके, तो ये कमेटी होगी एनुअल फाइनेंस कमेटी। उसके बाद या मिनिस्टर कांट बी डी का, और इसमें कोई भी मिनिस्टर को हम नहीं कर सकते, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर यहाँ पे 1 ईयर है। तो ये पहला हो गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, इसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसमें टोटल 22 लोग होते हैं, ये नंबर याद रखना है क्योंकि उसने नंबर पूछा है। ओके, दूसरा आता है कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स। कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स है, यहाँ पे 25 मेंबर है कुल, इसके अंदर आपका 25 मेंबर होते हैं कुल कमेटी ऑफ एस्टीमेट में, ये याद रखना है। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनली देखो, अच्छा ओरिजिनली इट हैज़ 25 मेंबर्स बट इन 1956, ठीक है, इसके बढ़ा के 30 कर दिए हैं, तो इसको बढ़ा के इसका नंबर आपका 30 कर दिया है, ठीक है, 1956 में। तो इसके पूरे के पूरे मेंबर हमारे 30 होते हैं और सारे के सारे मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं। कमेटी ऑफ किसका है, कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स की अगर बात करें तो डिटेल में नहीं जाएंगे वरना तो फिर ओके। तो 30 मेंबर हो गए इसमें पूरे, इसमें से पूरे के पूरे आपके लोकसभा में आते हैं। ऊपर क्या था आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें 22 मेंबर थे, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा की। तीसरी कमेटी है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें कुल 22 मेंबर हैं। ओके, 15 लोकसभा से आते हैं और आपके 7 राज्यसभा से। तो ये उसी की तरह ये जो पहली वाली थी आपका 22। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स, इसमें टोटल 30 मेंबर है, 30 के 30 लोकसभा से, और तीसरी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें 22 हैं और 22 में से आपके 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ये भी हर एक साल में होता है, और इसके अंदर भी मिनिस्टर कांट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। तो कोई अगर जो मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर है उसको हम इसमें नहीं कर सकते। फिर आता है आपका चौथा की कमेटी ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई। इसमें 20 मेंबर रहेंगे कुल, उसमें 20 मेंबर रहेंगे, जिसमें से कि 10 लोकसभा से, सॉरी इसमें पूरे 30 रहेंगे, 20 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से, ठीक है, 20 लोकसभा से हो गए और 10 मेंबर ये जो बोले ये राज्यसभा से हो गए। तो टोटल इसमें भी 30 हो गए। तो दो देखो अभी तक नंबर आया, इसमें 30 है, इसमें ऊपर 22 है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, फिर इसमें भी 30 थे ऊपर कमेटी ऑफ एस्टीमेट में, और इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें 22 थे। ओके, तो ये 4 हो गए अलग अलग। उसके बाद आता है आपका पाँचवा, क्या है, पाँचवा है आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर कितने हैं, ईच हाउस हैज 1 सच कमेटी, हर एक हाउस के पास होगा। राज्यसभा में 1 कमेटी होगी, एक लोकसभा इट हैज़ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्पीकर, इसमें 15 मेंबर होते हैं स्पीकर को जोड़ के, एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड इन राज्यसभा इसके अंदर 11 होते हैं। ओके, तो ये जो कमेटी है इसके 15 मेंबर हो गए और आपके राज्यसभा में आपके 11 मेंबर हो गए। ये लोकसभा हो गया, ये आपका राज्यसभा में 11 मेंबर हो गए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के। उसके बाद रूल्स कमेटी की बात करते हैं, 6 रूल्स कमेटी। ओके, इसके अंदर आपके कितने मेंबर हो गए, राज्यसभा कमेटी हैज़ 16 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन को जोड़ के 16 मेंबर होंगे, और लोकसभा कमेटी के अंदर 15 मेंबर होंगे इसके, ठीक है, रूल्स कमेटी के। इन लोकसभा इट इज कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर हु इज द, वही बात हो गई, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। तो इसमें पहली बार लोकसभा में जो कमेटी है उसके कम मेंबर है, 15 मेंबर है, और राज्यसभा में 16 मेंबर है। तो ये हमारी कितनी 6 कमेटी आ गई, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, फिर आपका कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, फिर आपका ये कमेटी है 3rd वाली कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, फिर आपका कमेटी है कमेटी ऑन एस्टीमेट, और पहला था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पहला जो आपका है इसके 22 टोटल मेंबर होने चाहिए, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। फिर दूसरा वाला कमेटी ऑफ एस्टीमेट आपके 30 मेंबर होते हैं इसमें पूरे के पूरे। फिर आपका आता है कितना 3rd वाला पब्लिक कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें फिर से 22 मेंबर होंगे, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के। फिर चौथा आपका आता है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसमें पूरे 30 मेंबर होंगे। इसमें क्या है कि आपका 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। ओके, ये जैसा पहला वाला था जिसमें इसमें तो 22 थे, दूसरे वाले में 30 मेंबर थे कुछ उसी तरीके से,
और दूसरी वाली जो कमेटी, कमेटी ऑफ एस्टीमेट, इसमें सारे के सारे मेंबर हमारे कहाँ से होंगे, मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा से होंगे। उसके बाद आपका ये तीसरा चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा आता है, ये अलग है थोड़ा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसमें आपके 15 लोकसभा में होंगे, इसमें अलग अलग कमेटी होगी हर एक हाउस के पास। तो लोकसभा वाली कमेटी जो होगी उसके 15 मेंबर हो गए और राज्यसभा वाले के 11 मेंबर हो गए। लास्ट से रूल्स कमेटी, इसमें 15 मेंबर हो गए लोकसभा वाले में, और इसमें राज्यसभा में ज़्यादा हो गए, इसमें 16 मेंबर हो गए राज्यसभा वाली कमेटी में। फिर बात करती है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के पास करीब करीब 247 आइलैंड हैं, 204 आइलैंड जिसमें से बे ऑफ बंगाल में है, और आपका 43 आइलैंड कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। ओके, अगर मैं इसमें मार्क करना चाहूँ तो ये जो साइड है ये अरेबियन सी की साइड है, और ये जो साइड है ये वेस्ट बंगाल के नीचे ये बे ऑफ बंगाल में है। तो बे ऑफ बंगाल में आपके ज़्यादा है 204 आइलैंड, और ये अरेबियन साइड में आपके कितने हैं, ये 43 आइलैंड है। ओके, जहाँ पे ये लक्षद्वीप और ये सारे आइलैंड हैं। तो इसमें पहला क्या है कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है एक, जो आपका इधर है बे ऑफ बंगाल साइड में, ये इस साइड में। ओके, और इधर वाली साइड में जो है उसको लक्षद्वीप ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। 2 ग्रुप है, पहला अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो कि आपका कहा बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, जिसमें 204 आपके आइलैंड है, और लक्षद्वीप वाली साइड में आपके जो है वो आपका अरेबियन सी में 43 आइलैंड है। तो टोटल करीब 247 आइलैंड है इंडिया के पास। फिर अंडमान और निकोबार ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द अरकोनयामा माउंटेन रेंजेज ऑफ म्यांमार। तो जो म्यांमार की माउंटेन रेंज है उसी का कंटिन्यूशन माना जाता है ये जो आइलैंड्स हैं। ओके, मतलब माउंटेन रेंज थी, फिर वो वहाँ पे आपका सी आ गया, बट क्योंकि उनकी हाइट बहुत है तो वो आइलैंड थोड़े ऊपर आपके सी के ऊपर है। ओके, तो ये माउंटेन रेंज है म्यांमार की, तो इसी का कंटिन्यूशन माना जाता है जो अंडमान निकोबार आइलैंड है। फिर से मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूँ, जैसे ये इंडिया का मैप है तो ये आपका श्रीलंका हो गया, तो जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है वो आपके यहाँ पे है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहलाती है ये, और जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है वो आपके इस साइड है, ये अरेबियन सी कहलाता है, ठीक है। ये आपका ये महाराष्ट्र की साइड, ये वेस्ट बंगाल की साइड। ओके, फिर यहाँ पे वापस आते हैं, देर आर मोर नंबर ऑफ आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप वेयर एज द निकोबार ग्रुप हैज आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 7 बिग एंड 12 स्मॉल आइलैंड, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आइलैंड का नंबर है मेजोरिटी आपका अंडमान ग्रुप के पास है, और निकोबार जो ग्रुप है, ओके, निकोबार ग्रुप के पास आपका ज़्यादा कुछ नहीं, 12 स्मॉल आइलैंड है और 7 बड़े आइलैंड है। स्मॉल तो मतलब बहुत स्मॉल हो गए, 7 बड़े आइलैंड है। ओके, ये जो डायग्राम ऊपर भी आया था कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, यहाँ ये बैरल आइलैंड है इनके बीच में, फिर इसके ऊपर ये नारकोंडम आइलैंड है, एक्सेंट वॉल्केनो, ये ग्रेट अंडमान कहलाता है, तीनों को मिला के ग्रेट अंडमान। फिर यह साउथ अंडमान के नीचे फिर ये आपका डक्कन पास आ जाता है, और उसके नीचे आपका लिटिल अंडमान है, और उसके और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। ओके, तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है, निकोबार के पास फिर आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ये आ गया, इसमें क्या आया कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान ग्रुप एंड द निकोबार ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है। फिर डक्कन पैसेज जो है, डक्कन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड द साउथ अंडमान। तो जो लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डक्कन पास इनको सेपरेट करता है। उसके बाद हमारा क्या है कि बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। तो केवल ये जो बैरन आइलैंड है ये अकेला एक एक्टिव वॉल्केनो है अंडमान ग्रुप का, बाकी नारकोंडम आइलैंड जो है वो एक्सटेंट वॉल्केनो है, आपका खत्म हो चुका है। फिर साउथ अंडमान का जो ये अंडमान और निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है उसका जो कैपिटल है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। ओके, साउथ अंडमान जो सबसे नीचे वाला है, ये सबसे नीचे वाला साउथ अंडमान, इसमें आपका पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, उसका कैपिटल लोकेटेड है। फिर सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। सैडल पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है आपका 737 मीटर, 737 मीटर्स, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान में है। सैडल पीक 737 मीटर्स का। फिर आपका ये तो ऊपर हो गया अंडमान ग्रुप वाले, पूरी बात हो गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आइलैंड अंडमान ग्रुप में है, और निकोबार के पास 7 बिग और 12 स्मॉल आइलैंड है, और 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार को। और डक्कन पैसेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को आपका सेपरेट करता है। और लिटिल अंडमान है, और बाकी ग्रेट अंडमान में आपका 3 आ जाते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। फिर आते हैं लक्षद्वीप ग्रुप, जो कि आपका किस साइड है, ये इधर महाराष्ट्र की साइड है। ओके, ये आपका अरेबियन सी में है, ये आपका दिखा रहा है, ये लक्षद्वीप ग्रुप है। ओके, ये आपका मुंबई लोकेटेड है, ये मैंगलोर है, ये कैलिकट है, ये आपका कोचीन इधर हो गया। तो इस तरीके से हो गया, ये जो ये छोटे छोटे ये पूरा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है इसका लक्षद्वीप आइलैंड्स का। ओके, तो इट इज़ अ कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी
और इसकी कैपिटल याद रखेंगे कावरती। कावरती इसकी ये कैपिटल है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप की। ये भी क्या है कि यूनियन टेरिटरी है, जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें से ये 2 यूनियन टेरिटरीज हमारा, एक लक्षद्वीप ग्रुप हो गया और एक वो हो गया। तो इसकी कैपिटल है हमारा कावरती। आगे देखते हैं, 2 लक्षद्वीप लिटरली मीन्स 1 लाख आइलैंड। लक्ष द्वीप, द्वीप का मतलब आइलैंड, लक्ष मतलब 1 लाख, तो 1 लाख आइलैंड इसका मतलब होता है, पर ये 25 स्मॉल आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप आपका। ओके, इन लक्षद्वीप मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर हॉर्स शू शेप। इसमें ज़्यादातर आपके हॉर्स शू कैसा शेप होता है, कुछ इस तरीके का आपका शेप है। ओके, इस तरीके के शेप के आपके ज़्यादातर आइलैंड इसमें है। मेड अप ऑफ अटॉल्स, कोरल डिपॉजिट से, कोरल आइलैंड है क्योंकि कोरल आइलैंड है, तो कोरल डिपॉजिट जिनको एटॉल्स कहते हैं उनसे मिलके बना है ये ज़्यादातर इसके आइलैंड। द आइलैंड नॉर्थ ऑफ 11 डिग्री एन आर नोन एज अमिनडीवी। तो ऊपर यही क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान ग्रुप का इसमें से कौन कौन से आइलैंड आपके नहीं है, तो उसमें अमिनडीवी आइलैंड आपका अंडमान नहीं, ये लक्षद्वीप ग्रुप का आइलैंड था, तो ये वहाँ पे नाम आया था। और इसका जो ये देखो, ये इसका कैपिटल है कावरती, ये दिख रहा होगा, ये कावरती इसका कैपिटल यहाँ पे लोकेटेड है ये। ओके, फिर इसमें ये आया, ये पॉइंट है कि द आइलैंड नॉर्थ ऑफ 11 डिग्री नॉर्थ आर नोन एज अमिनडीवी आइलैंड, वाइल दो साउथ, इसके साउथ में जो ये तो नॉर्थ की बात करी 11 डिग्री नॉर्थ के, इसके साउथ में जो है साउथ ऑफ दिस लैटिट्यूड आर कैनानोर आइलैंड, उनको कैनानोर आइलैंड कहते हैं। तो 11 डिग्री नॉर्थ जो पॉइंट है लैटिट्यूड, उसके नॉर्थ में अमिनडीवी आइलैंड है, उसके साउथ में आपका कैनानोर आइलैंड है। और आगे देखते हैं, मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप। इसका जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा, ठीक है, सदर्न में तो है, सदर्न मोस्ट में देखो ये दिख रहा होगा, ये मिनिकॉय है, ये आइलैंड मिनिकॉय, ये सदर्न मोस्ट में है इसके, ठीक है, साउथ में, सदर्न मोस्ट पार्ट में है। और सेकेंड लार्जेस्ट इसका आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाई 9 डिग्री चैनल। और ये इससे पूरे से ये करिए कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका 9 डिग्री चैनल है, तो ये बाकी आइलैंड्स के ग्रुप से 9 डिग्री चैनल से सेपरेट है मिनिकॉय। ओके, वेयर लक्षद्वीप ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाई 8 डिग्री चैनल्स। और ये जो लक्षद्वीप ग्रुप है ये मालदीव से आपका 8 डिग्री चैनल से सेपरेट है। जैसा कि इसमें तो शो नहीं होगा, तो आपका मतलब इसके और नीचे मान लो यहाँ आके और नीचे आके आपका मालदीव्स है। ओके, मालदीव्स तो अलग कंट्री हो गई, तो मालदीव से बीच में ये अगर माना जाए, ये जो लाइन है ये आपके कौन सी है, ये 8 डिग्री चैनल है। ओके, ये वो लाइंस को नाम दिया जाता है, उनको चैनल बोला जाता है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 11 डिग्री और इस तरीके से, तो 9 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल से आपका मालदीव सब पूरा का पूरा लक्षद्वीप आपका सेपरेटेड है। और यहाँ पे आपका कौन सा था, 10 डिग्री चैनल है, इधर 10 डिग्री चैनल है अंडमान साइड में, ये याद रखेंगे। और इधर आपका 8 डिग्री चैनल से, तो आपका मालदीव्स और वो सेपरेटेड है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के अंदर ही आपका मिनिकॉय और आपके बाकी आइलैंड आपका 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ये पूरा डिटेल हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे 17 पे, पैट्रोन ऑफ लिटरेचर जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ पंडित राज टू वोम। तो जहांगीर ने ये टाइटल, ठीक है, पंडित राज का पैट्रोन ऑफ लिटरेचर किसको दिया था, तो ये आपका जगन्नाथ को दिया था। ओके, तो जगन्नाथ ऑल्सो नोन एज जगन्नाथ पंडित और जगन्नाथ पंडित राज और जगन्नाथ पंडित रयालू वॉज अ फेमस पोइट एंड आपका लिटरेरी क्रिटिक थे। ठीक है, तो जगन्नाथ और जगन्नाथ रयालू और ये सब नाम है इनके, ठीक है, पैट्रन ऑफ लिटरेचर, ठीक है, ये नाम पंडित राज को दिया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एडवाइज़र कौन थे, यहाँ पे बात हो रही है एडवाइज़र की, आपका श्री BN राव थे। ठीक है, तो इन 1934 में बनी थी MN राव, अ पियोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी प्रपोज एन आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने MN रॉय जो थे, ये राव हैं और ये रॉय है, तो MN रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, 1934 में। ही वॉज अ फेमस जूरिस्ट एंड लेटर अपॉइंटेड अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इन हैगवे, नीदरलैंड्स में बाद में हुए थे। तो ये तो इनके बारे में 1934 में इन्होंने ये कहा था कि ये बननी चाहिए। इसके एडवाइज़र तो ये BN राव नाम यहाँ पे है, ऑप्शन सही। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये तो अलग दिया MN रॉय और ये BN राव है। उसके बाद ये क्वेश्चन है मेजर कमिटीज़ और उनके चेयरमैन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो आपके BR अम्बेडकर हो गए। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू,
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपका प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अगर बात करें तो आपका वल्लभ भाई पटेल। ओके, एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रोविंशनल की बात करें, अलग अलग प्रोविंस उससे रिलेटेड, तो ये आपका वल्लभ भाई पटेल फिर ये आपका आ गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद स्टेट्स कमेटी की बात करें तो कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, तो इसके भी आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो ये आपका फिर से राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट नाम ही है। ओके, तो याद रखें कौन सा किसका था, मतलब कौन किस कमेटी के हेड थे। यहाँ पे थोड़ा अलग आया, तो कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या किसके लिए फंक्शन के लिए जो कमेटी है, तो वो आपका ये GV मावलंकर। फिर ये आपका छोटा सा हाउस कमेटी, इसके लिए P पट्टाभी और सीतारमैया। ओके, ये जो नाम है तो हाउस कमेटी के लिए। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की अगर बात करें तो ये आपका KM मुंशी। तो ये 2 लोग आपको, ये 3 लोग, ये आपके न्यू नेम है, GV मावलंकर, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर ये आपका हाउस कमेटी और बिजनेस कमेटी के लिए ये लोग KM मुंशी और B पट्टाभी आपका सीतारमैया। बाकी तो फिर आपका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, यही सारे नाम है। फिर 19 में पूछा गया कि वेयर डिड WHO, ठीक है, वैन डिड WHO ने कोविड-19 को एक पेंडेमिक कब घोषित किया था। ओके, तो ये हमें डेट पूछी गई थी, तो 11 मार्च 2020 को, ठीक, काफ़ी बाद में। बाकी कोविड-19 था क्योंकि दिसंबर से ही आउटब्रेक हो गया, तो इसलिए उसका नाम कोविड-19 दिया गया। बट एक्चुअली में तो वो हमारा मतलब 2020 के स्टार्ट से शुरू हुआ, तो 13 जनवरी भी नहीं, 22 फरवरी भी नहीं, 21 जनवरी में, 11 मार्च। ओके, और कंसर्न इन्होंने कब दिया था, इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर 30 जनवरी को 2020 को बोला था कि ये दिक्कत दे सकता है, और 11 मार्च को इसको एक पैंडेमिक घोषित कर दिया। पैंडेमिक मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो एक बीमारी और जिसको पूरी तरह फैल चुकी है, उसको रिवर्ट नहीं कर सकते आसानी से। फिर यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सी चीज़ कब हुई थी, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ही है, सॉरी ये A ऑप्शन है। 1 4 2 3 मतलब 1 तो है, फिर 2 3 भी लाइन्स हैं, बस 4 आपका बीच में है। तो पहला आपका साइमन कमीशन हुआ 1927 में। फिर आपका उसके बाद क्या है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, ओके, 1942 में। उसके बाद आपका क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है। तो जैसे पहला तो साइमन कमीशन हो गया, उसके बाद आप फिर 4th पे जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट पहले आपका हुआ था, ओके, ये कब हुआ था 42 में। साइमन कमीशन आपका 27 पहले का है। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान पे आ जाओ, फिर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तो काफ़ी बात की है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काफ़ी बाद का है, ओके। तो ये आपका 1946, और ये बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 में बाद में बिल्कुल हुआ था फर्स्ट मीटिंग। तो कैबिनेट मिशन प्लान भी इसके पहले का है। तो अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आप अगर कुछ गौर करो तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है और फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये केवल बाद में आने चाहिए। मतलब ये जो 2 और 3 हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन में 1 और 4 इनके पहले ही आ जाए। अब देखो ऐसा किस किस ऑप्शन में है, ओके, देखो 2 और 3, तो इसमें 4 इसके बाद आ रहा है, ये गलत है। फिर ये 2 तो बहुत पहले आ गया, तो ये गलत है। इसमें भी 2 बहुत पहले, तो इसको टेक्निकली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 के पहले ही 1 और 4 आ गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा ठीक होगा। फिर ये कुछ इवेंट्स दे दिए हैं अलग अलग, जैसे कि हमारा रॉलेट एक्ट बहुत पुराना है, 1999 का, जब आपका 1919 का जब आपका पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, गांधी गेव अ कॉल फॉर रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, गांधी ने कॉल दिया था रॉलेट सत्याग्रह का। फिर उसी साल जलियांवाला मैस्केर हुआ था आपका, ओके। फिर 1920 से लेके 22 तक आपका खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके। उसके बाद आपका, ठीक है, ये हो गया। फिर ये आपके पहले के हो गए। फिर आपका 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी फांसी की सज़ा 1925 में दी गई थी। तो गांधी कॉल ऑफ ये NCM होता है। उसके बाद 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनी आपका, ठीक है। जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, वहीं से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव रखी गई। तो इसमें आपका एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसका जो मेन थीम बोले जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये 1919 के बाद 1922, 20 से 22, फिर 23, फिर आपका 1927 में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी था, फिर आपका साइमन कमीशन था, ऑल वाइट
कमीशन टू रिव्यू द 1919 एक्ट। ओके, ये जो रॉलेट एक्ट था मतलब इसको रिव्यू करने वाली बात हुई थी। साइमन कमीशन पास हुआ था 1927 में। फिर 28 में पहली बार नेहरू कमेटी रिपोर्ट आपका बनाई गई थी। ओके, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए। फिर उसके बाद एक साल बाद 1929 में आपका लाहौर सेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की बात को उठाया गया था कि नहीं, हमें पूरी तरह इंडिपेंडेंस चाहिए, अब इंडिया को पूरी तरह फ्रीडम चाहिए। ओके, तो लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज उठाया गया था। इस तरह से ये आपका पूरा एक क्रम चल रहा है। देखो ये काफ़ी अच्छा इवेंट का इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा गांधीयन एरा से, और इसी से सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो अगर इसी तरीके का एक और पूछ लिया गया ऑर्डर और आपको ऑप्शन में ऐसे देता तो फिर इसमें पूरी मदद आपको हो जाएगी। फिर आपका 1929 में लाहौर सेशन हुआ। फिर आपका 1930 में आपका बात है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, या फिर डांडी मार्च जिसमें हुआ था, डांडी मार्च। फिर आपका 1931 में गांधी इरविन पैक्ट एक साइन हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। तो आज गांधी पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूछा भी गया था। उसके बाद फिर सेकेंड आरटीसी जो कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हेल्ड हुई थी। ओके, तो ये भी 31 में ही है, बट इसके बाद में है। गांधी इरविन पैक्ट पहले था, फिर ये हुआ था। फिर आपका 1932 में आपकी बात आ रही है, किसकी आ रही है, कम्युनल अवार्ड की बात आ रही है 1932 में। फिर आपका 1932 में ही आपका पूना पैक्ट साइन हुआ था। फिर 35 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार आया, ठीक है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये है, ये लोग रहेंगे। 35 में इसकी बात आ गई थी। फिर 37 में 18 मंथ्स रूल ऑफ कांग्रेस बिगिन, तो 18 महीने का कांग्रेस का रूल पहली बार 1937 में हुआ था। ओके, ये सबसे बाद की बात है कि 1937 की 1937 में पहली बार कांग्रेस का 18 महीने का रूल हुआ था, बट उस अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। फिर 39 से 45 तो आपका वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, 6 साल आपका वर्ल्ड वॉर 2 चला, और 39 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन। 39 में जब ये आ गया था आपका, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दे दिया था 39 में जब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था। ओके, और जो क्वेश्चन में हमारा ये थे, इसका ईयर क्या था, 42 था। 42 हमारा क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और आपका ये जो कैबिनेट मिशन प्लान और फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, आपका 46 में हुआ था। तो ये तो और बाद की बात है। फिर आपका 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, और 39 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। अब आपका लास्ट के कुछ और हैं, ठीक है। तो आपको 1940 में आपका अगस्त ऑफर दिया गया, ठीक है। लिंटन गो प्रपोज टू सीक इंडियाज कॉपरेशन इन द वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने प्रपोज किया था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर में यूके की मतलब जो साइड थे वो साइड दे। तो ये था अगस्त में ऑफर, ये प्रपोज हुआ था, 1940 में दिया गया था। अब इसके बाद शुरू हो गया मेन काम, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ 1941 में। उसके बाद 42 में आपका क्रिप्स मिशन हो गया। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, जो कि क्वेश्चन में उसमें था। 43 में आपका आपका 21 डेज का फास्ट गांधी जी ने रखा था 43 में, 21 डेज का फास्ट। उसके बाद फिर आपका 1945 में कि वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस आपका ये थोड़ा अलग तरीके का है 1945 में, जैसे क्रिप्स मिशन 1942। फिर आपको 46 में कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। 1946 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये थोड़ा बाद में हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान पहले आया था। और फिर आपका माउंट बेटन लाइन 1947 में माउंट बेटन प्लान हुआ। और 1947 में, ठीक है, 45 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। फिर 46 से वर्ल्ड वॉर 2 की खत्म होते हैं, ये सारे इवेंट है 46 से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के। तो 46 में कैबिनेट मिशन प्लान, 46 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर 47 में हमारा एक साल बाद आपका माउंट बेटन प्लान, और 47 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47। इस तरीके से ये पूरा क्रम है आपका। अब ये 20 क्वेश्चन तो देखो यहाँ निपट गए, अब 5 क्वेश्चन और है लास्ट के। तो यहाँ पे यूपी का ही ये अलग अलग, ये यूपी के नहीं, ये तो अलग अलग जगह के जिले हैं। तो यहाँ पे मिनरल्स और ओर्स से क्वेश्चंस जरूर आपका पूछ लेता है, खनिज पदार्थ इससे। तो यहाँ पे आपको ये मैचिंग करनी थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ठीक है, 2 1 4 3। तो यहाँ पे जो कॉपर है आपका, कॉपर की अगर बात करी जाए तो कॉपर आपका ए का 2, ठीक है, बालाघाट में मिलता है, ठीक है। बालाघाट आपका कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये जगह का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बी का 1, मतलब ये आपका आयरन और, ये आपका यहाँ है कि बेलादिला, ठीक है। आयरन और ये आपका छत्तीसगढ़ में आयरन और बेलादिला। उसके बाद आपका सी का 4, मतलब मैंगनीज जो है वो आपका नेल्लौर, मैंगनीज नेल्लौर में मिलता है। और बचा आपका क्या बचा, माइका बचा, माइका आपका तलोजा में हो गया। तो ये इस तरीके से है।
अब यहाँ आपका डिटेल में है ये जो आयरन ओर है,